इसराइल पैलेस्टीन वॉर को अब तकरीबन 3 हफ्ते होने वाले हैं और अब गाजा की हालत हद से ज्यादा बिगड़ चुकी है। नौ अक्टूबर से इसराइल ने गाजा को पूरी तरह से ब्लॉक करा हुआ है, जिसका सीधा सा मतलब है कि फूड, मेडिसिन, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी तक कट ऑफ कर दी है इसराइल ने गाजा की। और फिर जो कंटिन्यूअस बॉम्ब अटैक्स हो रहे हैं, इस सब से गाजा की हालत इंतहाई खौफनाक है। इस एक वीडियो को देखिए, पूरे के पूरे एरियाज मलबे का ढेर बन चुके हैं। ये वो बिल्डिंग्स थी गाजा में जिन्हें इजरायली एयर स्ट्राइक ने टारगेट करा, जिसमें मोर देन 2800 पैलेस्टीनियंस मारे जा चुके हैं। हजारों लोग अभी तक इस मलबे में दबे हुए हैं। बाकी जो भी जिंदा हैं वो हॉस्पिटल्स और स्कूल्स में शेल्टर लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 16 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन के शेल्टर्स में भी पानी खत्म होने लगा था। यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी UNRWA ने 15 अक्टूबर को कहा कि यहाँ गाजा में हमें एक अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन देखने को मिल रही है। महमूद मतार, गाजा में काम करने वाले एक सर्जन, ने BBC को बताया कि हॉस्पिटल्स पूरी तरीके से भर चुके हैं। ना पानी है, ना बिजली है, ऊपर से हमारा नेटवर्क कनेक्शन भी खराब है। गाजा में नसीर हॉस्पिटल में काम करने वाले एक और डॉक्टर ने बताया कि फ्यूल भी खत्म होने की कगार पे है। 60 पेशेंट डायलिसिस पे हैं, 35 पेशेंट्स ICU में हैं, जिनके लिए वेंटिलेटर बहुत जरूरी है। फ्यूल खत्म होने से इनकी जिंदगी भी खत्म हो सकती है। और ये सिर्फ एक हॉस्पिटल की कहानी नहीं है, हर हॉस्पिटल में यही हाल है। 17 अक्टूबर को हेल्थ ऑफिशियल्स ने बताया कि गाजा में सिर्फ एक ही ऑन्कोलॉजी हॉस्पिटल है और वो भी 48 आवर्स में शट डाउन हो जाएगा। जितने भी कैंसर पेशेंट्स हैं उनको क्रिटिकल केयर नहीं मिल सकेगी। गाजा के मैप पे भी एक नजर डालें, ये बहुत छोटी सी जगह है जिसका एरिया सिर्फ 365 स्क्वायर किलोमीटर का है, एक स्ट्रिप जैसा है। इतनी छोटी सी जगह में तकरीबन 23 लाख लोग रहते हैं। ये दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड जगह है। ये आबादी इतनी ज्यादा नहीं, लेकिन जगह छोटी होने के हिसाब से आबादी बहुत ज्यादा है। वॉर शुरू होने से पहले भी यहाँ की लिविंग कंडीशन कुछ खासी अच्छी नहीं थी। यहाँ रहने वाले लोग कॉन्स्टेंटली इजरायली सर्विलियंस के अंडर रहते हैं। इवन इजराइल की परमिशन के बगैर ट्रेवल भी नहीं कर सकते। और साथ ही ये बता दूं कि इस 23 लाख की पॉपुलेशन में ऑलमोस्ट आधी पॉपुलेशन बच्चों की है। और यही रीजन है कि तकरीबन जितने भी लोग इस वॉर में मारे गए हैं उसमें 60% औरतें और बच्चे हैं गाजा के। लेकिन इतने बुरे हालात गाजा में वॉर शुरू होने से पहले भी थे कि अगर इस जगह को ओपन एयर प्रिजन कहा जाए तो गलत नहीं होगा, जैसे ये जमीन एक खुली जेल हो। 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर एक अटैक करा, जिसकी वजह से ये वॉर शुरू हुई। और उसके जवाब में इसराइल गाजा पर कंटिन्यूअस अटैक्स करे जा रहा है, जिसमें ना सिर्फ हमास के लोग बल्कि पैलेस्टीनियंस भी मारे जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस तरह के अटैक्स करना, पनिश करना, इस तरह से इसराइल को ऐसा करना किसी टेररिज्म एक्ट से कम नहीं। नॉर्वेजियन फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि इस तरह का फुल ब्लॉकेट लगाना टोटली अनएक्सेप्टेबल है। लोगों की मदद के लिए एटलीस्ट दवाई और खाना और बिजली की सप्लाई तो बहाल करी जाए। यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गटरेस ने भी यही कहा कि इसराइल को गाजा में ह्यूमैनिटेरियन एड अलाउ करनी चाहिए। हमास को इजरायली होस्टेजेस को रिलीज कर देना चाहिए, वो भी बिना किसी शर्त के। आप जरा खुद को उस जगह पे रख के सोचिए, आपके घर में बिजली नहीं, पानी नहीं, इंटरनेट कनेक्शन काट दिया गया, खाना नहीं ला सकते कहीं, और फिर एक दिन अचानक से आसमान से कुछ वार्निंग पेपर आने लगते हैं जिसमें साफ लिखा होता है कि गाजा स्ट्रिप के नॉर्थ में रहने वाले लोग उस जगह को खाली करके साउथ में चले जाएं। हर तरफ बमबारी तो हो ही रही है और अब आपको वार्निंग भी दी जा रही है कि एज सून एज पॉसिबल घर खाली करो और सदर्न गाजा की तरफ जाओ। अगर जान बचाना चाहते हो तो तकरीबन 11 लाख लोग नॉर्दर्न गाजा में रहते हैं। IDF ने सबको वार्निंग दी कि जगह खाली करके साउथ में चले जाओ। यूनाइटेड नेशन के खुद के जो शेल्टर्स थे नॉर्दर्न गाजा में, अब वो भी सेफ नहीं थे। नॉर्दर्न गाजा में मौजूद हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, क्लिनिक्स को भी टारगेट करा जा सकता था। UNRWA ने पॉइंट आउट करा कि कैसे बहुत सी प्रेग्नेंट औरतें, बच्चे और बूढ़े लोग मूव नहीं कर सकते। कहाँ जाएंगे वो? नॉर्दर्न गाजा को कैसे खाली कर सकते हैं? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसराइल की मुखालफत की इस बात पे। 22 हॉस्पिटल्स हैं नॉर्दर्न गाजा में, जिसमें 2000 से ज्यादा पेशेंट्स हैं। हॉस्पिटल्स कैसे खाली कर सकते हैं? इसके बावजूद भी इजरायली मिलिट्री ने कहा कि तकरीबन 6 लाख गाजन लोग सदर्न गाजा की तरफ मूव कर चुके हैं। रिमेनिंग 5 लाख लोग नॉर्दर्न गाजा से मूव नहीं कर सके। अब क्या सोच है आपकी?
आप सदर्न गाजा में आ गए तो क्या बमबारी से बच जाएंगे? Are people that were killed or injured during Israeli strikes in their homes in Deir al-Balah, which is located in southern Gaza? सदर्न गाजा में भी एयर स्ट्राइक्स देखने को मिली, जहां बहुत से घर और कारोबार मलबे का ढेर बन गए। सदर्न गाजा में एक सिटी खान यूनिस में भी मल्टीपल एयर स्ट्राइक्स करे गए। बीबीसी न्यूज ने सदर्न गाजा में हुई एयर स्ट्राइक्स को कंफर्म करा कि रफा क्रॉसिंग के पास एक बिल्डिंग डैमेज हुई है और इनके हिसाब से रफा क्रॉसिंग वाले पॉइंट को 3 दफा ब्लास्ट करा गया। ये रफा क्रॉसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। जरा गौर करें इस एरिया पे कि ये गाजा और इजिप्ट के बीच का बॉर्डर क्रॉसिंग है, क्योंकि गाजा में अगर कोई जगह सेफ नहीं तो जाहिर है लोग वहां से बाहर निकलने का सोचेंगे। एक तरफ मेडिटेरेनियन सी है, दो तरफ इजराइल खुद खड़ा है, तो अब भागने के लिए एक वाहिद जगह बची, वो साउथ में इजिप्ट है और जाने का रास्ता रफा बॉर्डर क्रॉसिंग है। लोगों ने बमबारी से बचने के लिए गाजा छोड़कर भागने की कोशिश करी और रफा बॉर्डर पे जाकर जमा हो गए, लेकिन इजिप्ट अभी तक बॉर्डर ओपन करने के लिए रेडी नहीं है। इजिप्ट और बाकी अरब कंट्रीज का कहना है कि पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज उनकी कंट्री में आकर नहीं रह सकते, क्योंकि पैलेस्टीनियंस के पास उनकी अपनी जमीन है, उनकी अपनी जमीन से उन्हें बाहर नहीं निकाला जा सकता। इस सब के बीच ये जंग मजीद बढ़ने का भी खदशा है, क्योंकि इजराइल और लेबनान में भी क्लैशेस देखने को मिले। इजराइल के नॉर्थ में लेबनान है, जहां पे हिजबुल्लाह मिलिटेंट ग्रुप ऑपरेट करता है। हमास की तरह हिजबुल्लाह को भी ईरान की सपोर्ट हासिल है। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच एक वॉर पहले भी हो चुकी है 2006 में, जो करीब 1 महीने तक चली थी। अभी पिछले कुछ दिनों में हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच रॉकेट फायरिंग देखने को मिली है। 16 अक्टूबर को लेबनान की तरफ से एक मिसाइल फायर करा गया था, जो नॉर्दर्न इजराइल के एक टाउन में गिरा, जिससे तकरीबन 4 लोग जख्मी भी हुए। इजराइल ने अपने सिविलियंस को ऑर्डर करा है कि वो लेबनान बॉर्डर के पास वाला एरिया खाली कर दें। दर हकीकत सोचने की बात यह है कि हिजबुल्लाह हमास से कहीं ज्यादा खतरनाक और पावरफुल है। इनके पास लाखों की तादाद में रॉकेट्स और मिसाइल्स हैं जो इजराइल में कहीं भी अटैक कर सकते हैं। प्लस ईरान ने भी वार्निंग दी है इजराइल को कि अगर इजराइल ग्राउंड इन्वेजन करने की कोशिश करेगा, मतलब कि अपनी आर्मी को गाजा की जमीन पर उतारेगा, तो उसे और जगह से भी रिस्पांस देखने को मिल सकता है। ये तो हो गई अब तक की सिचुएशन, लेकिन मैंने अपने इससे पिछले वीडियो में कुछ सवालों का जिक्र करा था, तो यहाँ बहुत से सवाल उठते हैं, जिसमें ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि हमास के पास 5000 से ज्यादा रॉकेट्स कैसे आए और कहां से आए, और इजराइल को इस बारे में कैसे पता नहीं चला। बीबीसी ने अपडेट करा था कि इजिप्ट ने इजराइल को वार्निंग दी थी इस अटैक के बारे में। बाद में पता चला कि अमेरिका को भी इस बारे में पता था और उन्होंने भी वार्निंग दी थी इजराइल को। 28 सितंबर का एक अपडेट था मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इंटेलिजेंस की तरफ से कि हमास की तरफ से रॉकेट अटैक्स करे जा सकते हैं। 6 अक्टूबर को अटैक से बिल्कुल एक दिन पहले अमेरिकन ऑफिशियल्स ने एक रिपोर्ट सर्कुलेट करी थी कि हमास की तरफ से कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी देखने को मिली है। वॉशिंगटन डीसी में मौजूद एक मिडिल ईस्टर्न डिप्लोमेट ने CNN को बताया कि कैसे उनकी गवर्नमेंट रिपीटेडली वार्न कर रही थी व्हाइट हाउस और यूएस इंटेलिजेंस को, और इन्होंने ये भी कहा था कि हथियार इतने ज्यादा हैं गाजा में हमास के पास कि जिसकी कोई हद नहीं। तो आप लोग भी जरूर ये सोच रहे होंगे कि क्या इजराइल की गवर्नमेंट इस अटैक के बारे में पहले से जानती थी? अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर जानती थी तो कुछ करा क्यों नहीं। यहाँ पे इस बात के जवाब के लिए इजरायली पॉलिटिक्स पे भी थोड़ी नजर डालते हैं। पिछले कुछ सालों में इजरायली गवर्नमेंट खासी अनस्टेबल रही है, और जो इजराइल के करंट प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन पर फ्रॉड होने का चार्ज है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का चार्ज लगा है, 3 अलग अलग स्कैंडल्स में रिश्वत लेने का चार्ज लगा है। इल्जाम ये है कि बड़े बड़े बिलियनर्स ने इन्हें पैसे दिए हैं। ये खुद तो इस बात से ऑफ कोर्स इनकार करते हैं, लेकिन करप्शन ट्रायल स्टार्ट हो चुका है इनके अगेंस्ट, जो अभी तक इस वॉर की वजह से पेंडिंग है। साथ ही इन पे ये इल्जाम भी है कि ये जुडिशरी में कुछ चेंजेस करने की कोशिश कर रहे हैं, और खासकर उस प्रोसेस को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं कैसे जजेस की सिलेक्शन होती है। कुछ टाइम पहले इजराइल की आवाम इन हरकतों पे रोड पे निकल आई थी। पूरे इजराइल में प्रोटेस्ट भी हुए थे। जब से ये पावर शुरू हुई है, नेतन्याहू ने इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल करके अपनी जगह बरकरार रखी है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर ये वॉर नहीं होती, उनका करप्शन ट्रायल जारी रहता, तो क्या उन्हें अपनी प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन से रिजाइन करना पड़ता? इसके अलावा एक और एलिगेशन जो नेतन्याहू पे लगाई जा रही है कि इन्होंने खुद हमास ग्रुप को बढ़ावा देने की कोशिश करी है पिछले कुछ सालों में। एक तरफ थे यित्ज़हाक रबीन, जिनके बारे में मैंने इससे पिछली वीडियो में बात करी थी कि इन्होंने कितनी कोशिश करी थी इजराइल एंड पैलेस्टाइन में पीस लाने की। दूसरी तरफ नेतन्याहू ने क्या करा,
ये एक राइट विंग गवर्नमेंट चलाते हैं। चेस्ट थम्पिंग अप्रोच का इस्तेमाल करके इन्होंने पावर को गाजा स्ट्रिप एंड वेस्ट बैंक के बीच में डिवाइड करा। जो एक्चुअल पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है, पैलेस्टीनियन के प्रेसिडेंट हैं, उन्हें इग्नोर करा और इजिप्ट की मदद से हमास से नेगोशिएट करने की कोशिश करी, उसी ऑर्गेनाइजेशन से जिसे इजराइल टेररिस्ट डिक्लेयर करता है। टेलीग्राफ के इस आर्टिकल को देखिए, हाउ बेंजामिन नेतन्याहू एम्पावर्ड हमास एंड ब्रोक इजराइल, और 18 अक्टूबर की टाइम्स ऑफ इजराइल की न्यूज देखिए, फॉर इयर्स नेतन्याहू प्रॉप्ड अप हमास, नाउ इट्स ब्लोन अप इन आवर फेसेस। इसमें लिखा है कि नेतन्याहू ने खुद कहा था कि हमें गाजा में फंड्स ट्रांसफर करना चाहिए ताकि एक सेपरेशन बनाई जा सके वेस्ट बैंक में मौजूद पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के बीच और गाजा में मौजूद हमास के बीच। अगर ये दरार बनी रहेगी तो पैलेस्टीनियन स्टेट कभी नहीं बन सकेगी। इनकी एक एक्सट्रीम राइट विंग की पॉलिटिकल पार्टी के एक पॉलिटिशियन बजलल स्मोट्रिच ने एक स्टेटमेंट दी थी कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को एक बर्डन की तरह ट्रीट करो और हमास को एज एन एसेट ट्रीट करो। 2018 में इजरायली गवर्नमेंट ने कतर से आने वाले करोड़ों रुपए के सूटकेसेस को गाजा में एंटर करने दिया हमास को बेनिफिट पहुंचाने के लिए। ये सब बातें जो आप सुन रहे हैं हो सकता है कि आपके लिए शॉकिंग हो, लेकिन इजराइल की ज्यादातर अवाम इसके बारे में बहुत अच्छे से जानती है, क्योंकि इजराइल का जो मीडिया है वो अपनी मर्जी का मालिक है, गवर्नमेंट की गोद में नहीं बैठा हुआ। और यही वजह है कि लेटेस्ट पोल्स के अकॉर्डिंगली नेतन्याहू की अप्रूवल रेटिंग बहुत तेजी से नीचे गिरती जा रही है जब से ये वॉर शुरू हुई है। एक रीसेंट पोल का हवाला दूं तो सिर्फ 29% लोग नेतन्याहू को सपोर्ट करते हैं। इजराइल में इस सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट भी देखने को मिल रहे हैं। लोग अपना गुस्सा नेतन्याहू पे निकाल रहे हैं और एक वीडियो सामने आया जिसमें लोगों ने एक हॉस्पिटल के बाहर इजरायली कैबिनेट मिनिस्टर पे चिल्लाया और मिनिस्टर को वापस मुड़ के जाना पड़ा। इस वीडियो में ये कह रहा है कि अब हमारा मतलब इजरायली सिविलियंस का वक्त आ गया है कंट्रोल लेने का। इस सब से जो बहुत बड़ी नसीहत मिलती है कि कभी किसी इंसान या गवर्नमेंट की साइड लेने से बेहतर है कि इंसान बस इंसानियत ही दिखा ले पूरी तरह से, वो ही काफी है। उम्मीद है काफी सारे सवाल और उनके जवाब इस वीडियो में आपको मिले होंगे और मैं चाहता हूं कि अगर ऐसे लॉजिकल क्वेश्चंस आपके पास भी हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा एंड मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।